नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आज स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे वो व्यक्तित्व हैं जिनका परिचय कराने की प्रारब्ध के इस मंच पर कोई आवश्यकता नहीं। हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर सर। भाऊ, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। भाऊ कहते हैं कि जब हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा होता है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, हमें खाना भी अच्छा मिल रहा होता है, हमारे घर में पूजा का माहौल भी रहता है, सारे बच्चे खुश होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी खुश होते हैं, हमारे गांव घर से भी जब चिट्ठी लिख के आती है तो ये होता है कि यहाँ भी सब चंगा है, यहाँ भी सब अच्छा है, सब अच्छा है। सब अच्छा है, सब अच्छा से भी क्या कोई आदमी ऊब सकता है? क्या कोई आदमी उस समय भी अवसाद में जा सकता है? या कहें हमारे बुजुर्ग जो एक कहावत कह गए हैं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकता है। कुछ ऐसे ही दौर से इस समय एक ऐसा माहौल सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब अब उबन हो गई है, अब ये फैसला खलत खराब हो गया है, अब तो नहीं, अब आओ बदल दें, आओ हरा दें, आओ मिटा दें। ये सब हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। ये क्या हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं? ये क्या हम खुद को खत्म करने की तरफ सोच नहीं रहे हैं? और एक बड़ा उचित सवाल, ये जो एक शोर सुनाई दे रहा है, ये केवल क्या सोशल मीडिया या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पर केवल थोथा चना बाजे घना, या समाज के अंतिम पहर जमीन पर भी ये बात है? क्योंकि वहां तो अमन चैन है, उसे सब कुछ मिल रहा है। भाऊ प्लीज। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि हम समंदर की सतह को देखते हैं तो सुनामी भी होती है, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर समंदर के अंदर चले जाओ तो सब कुछ शांत होता है। अगर सतह देखकर ही हम समुद्र का हमारा आकलन बताने लगे, मुझे अम्रपाली नाम की फिल्म थी शायद, उसमें एक गाना था, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। उसमें एक अंतरा था, ज्ञान की जैसे सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। तो एक गागर में आप सागर का पानी भर लो तो वो सागर का पानी होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा सागर का सागर नहीं होता, वो गागर में भरा हुआ सागर होता है, यानी सागर का पानी होता है, ना कि सागर होता है। हम अगर उस गागर के पानी को ही सागर मानने लगे तो हमारी गलती हो जाती है, हम उस भूल भुलैया में फंस जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हम तक पहुंचाई गई खबरें हो, जानकारी हो, वो गागर का पानी है, वो सागर नहीं है। बस इतनी समझ अगर हो लोगों के पास, और मैं मानता हूं कि जो सागर है उसको ये समझ है, उसको ये समझ है। और एक बात है, मैं आज की ने एक अंग्रेजी अखबार है मुंबई का, उसमें 2019 में जब 14 और 19 दोनों बार मैंने चुनाव के बारे में किताबें लिखी थी और मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही निकला था कि मोदी मेजोरिटी लाएगा, मोदी 300 प्लस होगा। तो उस अखबार की संपादिका ने मुझे बुलाया था कि हमारे एडिटोरियल के जो स्टाफ है उनसे आप बातचीत करो कि आप घर बैठे बैठे ये आंकड़े आकलन कहाँ से लाते हो। तो मैं गया था वहां, कोई बात नहीं ना, समझाना अपना काम होता है। तो मैंने उनको बताया कि मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से, लेकिन आपको समझेगा नहीं, ये मैं स्टैम्प पेपर पर गारंटी लिख के देता हूं कि आपको नहीं समझेगा। तो बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि भाई समझना आपका काम है, मेरा नहीं, समझाना मेरा काम है। तो काम जो करने के लिए आए हैं, निकले हैं, तो उसके दो हिस्से, एक आपका हिस्सा है, एक मेरा हिस्सा है। अगर आप वो समझना ही नहीं चाहते तो मैं बोलूंगा गागर उल्टी रखो तो पूरा सागर उसमें डाल दो तो नहीं होगा, क्योंकि गागर उल्टी है। दरवाजा आप अंदर से कुंडी लगाकर बंद करके बैठे हो और बाहर से कोई खोल नहीं रहा है, इस पर चिल्ला रहे हो, तो उसका कोई हल नहीं निकलता। ये सीधी जिंदगी की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप खोल कर देखो, आप खोल कर देखो ये सब। और एक मैं हमारे मराठी में द्वारकानाथ संतगिरी, आज वो जिंदा नहीं है, स्पोर्ट एडिटर थे, बढ़िया लिखते थे क्रिकेट पर वगैरह। तो एक बार उन्होंने गावस्कर पर नाराज होकर लोग गालियां दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने बढ़िया आर्टिकल लिखा था
बोला उन्होंने लिखा था, सुनील इसका जिम्मेदार तू खुद है, ये जो आज गालियां तुझे पड़ रही है उसका जिम्मेदार तू खुद है, क्योंकि तुमने एक गलत कदम उठाया और भारत की जीत शुरू हो गई। जो हारने के आदी थे, जो हारने के आदी थे, उसको अगर तुमने जीत के रास्ते पर निकाल दिया है तो वो अब इतने भूखे हुए हैं कि वो एक हार भी, एक बैकफुट भी सहन नहीं करना चाहते। तो ये सबसे बड़ी मोदी की गलती है कि 8 लोकसभा चुनाव के बाद सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लाकर दिखाया। बीगर कांग्रेस किसी पार्टी की सिंगल मेजॉरिटी लाकर मोदी ने दिखाया, ये मोदी की सबसे बड़ी भारी गलती है। वरना तो हम कांग्रेस हारेगी नहीं रोते बैठते थे, हम रोते बैठते थे ना। जो एंटी कांग्रेस थे या हिंदुत्ववादी थे, हम तो रोते बैठते थे। ये तो यहाँ का विमर्श था, नैरेटिव था कि आप मुस्लिमों को अलग रख के मुस्लिमों से हटकर राजनीति नहीं कर सकते, ना सरकार बना सकते, ना मेजॉरिटी ला सकते हैं। तो ये गलती किसने की? मोदी ने की है, समझे? बिल्कुल। तो ये देखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है, हमने कुछ किए बगैर मिलते। आपने या मैंने मोदी को नहीं चुना है, करोड़ों करोड़ों 12, 14, 16 करोड़ वोटर है, उन्होंने चुना है। और 12, 14 करोड़ में क्या 12, 14 हजार मतलब क्या होता है? 1% में 1% में 1%। तकरार नहीं कर रहे, तकरार करने वाले कितने हैं? 1% में 1% में 1%, लेकिन उनकी आवाज जोर शोर से आती। मैं घर बैठे बोल रहा हूं, वो लाउड स्पीकर लगाकर चिल्ला रहे, तो आवाज उनकी जोरों से आती है, लेकिन उसका मतलब वो सबकी आवाज नहीं होती। मैं और एक आपको उदाहरण दूंगा जी। हमारे यहाँ सैटेलाइट चैनल नए नए शुरू हो गए थे, तो एलेक पदमसी, जिसको एड गुरु माना गया, अब वो जिंदा है या मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त स्टार न्यूज करके पहला चैनल निकला था, जॉइंट वेंचर था। उसके बाद उसका प्रोग्राम वगैरह कंटेंट बनाने का काम एनडीटीवी करता था, प्रणय रॉय का। तो एक डिबेट में प्रणय रॉय बिल्कुल बैलेंस, ऐसा पॉज लेकर बोलने वाला था। वो बड़ी ज्ञानी तरीके से उन्होंने एलेक पदमसी से पूछा कोई सवाल, और बोला इंडिया वांट्स टू नो। तो एलेक पदमसी बोला, कहां है इंडिया? यू आर नॉट इंडिया। कहां है इंडिया पूछता है, मुझे पूछने दो, तुम मत पूछो, क्योंकि तुम इंडिया नहीं हो। समझा? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ऐसे बोलने वाले जो चैनल होते हैं, उनके एंकर होते हैं, उनकी टीआरपी 1% से भी, टीवी देखने वालों में 1% से कम होती है, और हम उसको पूरा इंडिया समझ बैठते। तो वो नहीं है, वो हमको गधा बना रहे, हम बड़ी खुशी से गधा बन रहे। तो पब्लिक मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो सब मिलकर 5% से ज्यादा टीवी देखने वाले, अखबार पढ़ने वाले नहीं है। मैं बोल रहा हूं वो समझो, जिनको एक्सेस है मीडिया का, बिल्कुल वो अगर 100% है तो उनमें से 5-6% ये लोग हैं। अगर देश की आधी आबादी टीवी चैनल पर न्यूज देखती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, तो ऐसे में 5%, और वो आधे, इसका मतलब 2% या 2.5% लोगों की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। बिल्कुल भाव, बिल्कुल भाव। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये केवल थोथे गने हैं, चने हैं जो घने बसते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भाव, चाहे वो डिलीवर करने का मामला हो, आपने, हम, ऐसा नहीं है कि हम लोग गांव में नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं, और हम खुद लाभार्थी हैं। मैं तो खुद लाभार्थी हूं, मेरे गांव में शौचालय, मैं खुद लाभार्थी हूं, मेरे दरवाजे पे बना। ठीक है, हमारा परिवार वहां नहीं रहता, यह अलग बात है, लेकिन हर घर पानी पहुंच रहा, सड़कें बनी, माताओं बहनों की इज्जत। तो एक समाज में जो आप कह रहे हैं कि वो बड़ा वर्ग है, वो तो लाभ ले रहा है, वो तो आगे बढ़ते हुए देख रहा है, वो सड़क नाली खड़ंजा देख रहा है, वो बिजली देख रहा है, वो अपने बहनों की सुरक्षा देख रहा है। उसी के साथ
AI समिट जैसे बड़े काम भी देख रहा है, जो भले उसको समझ में नहीं आता, लेकिन उसको लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मोबाइल उसका बच्चा भी चलाता है। उसी के साथ वो हमारे मठ मंदिरों की इतनी प्रतिष्ठा देख रहा है, वो ये देख रहा है कि 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री एक भगवा वेशधारी हैं, और आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए कहाँ है? सिंगापुर और जापान जा रहा है। तो एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये ऊबन, क्या ये एजेंडा प्रायोजित हो सकता है? इसकी एकमात्र भी गुंजाइश है क्या? या कहीं एक समाज का वो अंग जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है, वो कहीं किसी ट्रैप में फंस रहा है, या घमंड है दा? मैं आपको फिर से एक उदाहरण दूंगा। जो मैंने शुरू में एक अंग्रेजी अखबार की बात की, उसका ऑफिस जो है, ऑफिस बिल्डिंग, वो साउथ बॉम्बे में है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये सब हो रहा है तो व्हाट अबाउट एंटी इनकम्बेंसी। मैंने बोला आपको एंटी इनकम्बेंसी मालूम है? ये ऐसे शब्द किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के मुंह से निकलते हैं और हम उसको ब्रह्म वाक्य समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते। क्या होती है इनकम्बेंसी, क्या होती है एंटी इनकम्बेंसी? मुझे बोले ठीक है, आप आपकी जो डेफिनेशन होगी बताओ। मैंने बोला कि मैं मुंबई में थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो एक गांव है, बिल्कुल अकाल पीड़ित गांव है, जहां साल भर में 1.5 महीने कब इधर उधर की बारिश होती है, 2-2 फसलें निकलते मुश्किल होती है। उसको रेन शैडो बोला जाता है। तो वहां जाता हूँ, तो वहां से एक तहसील का गांव है दहीवड़ी। तो वहां एक साप्ताहिक बाजार होता है, हफ्ते का, संडे को हफ्ते, मंडे को हफ्ते का बाजार होता है। तो बहुत सारे लोग आसपास के 25-40 किलोमीटर से आ जाते हैं, अपने को जो चीजें है वो खरीद कर ले जाते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई मोटर बाइक से आता है, कोई प्राइवेट जीप वगैरह चलती है उससे आता है, कोई एसटी बस से आता है, अपने अपने तरीके से पहुंच जाते हैं। और हर एक को चिंता होती है कि भाई ये खरीद कर वापस जाना है, अंधेरा होने से पहले घर जाना है। तो 2-3 घंटे में वो जो जो चीजें चाहिए वो उठाता है, खरीदता है, उल्टा जाने के लिए निकलता है। उसका बजट बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए से 1000 रुपए। लेकिन वो जो चीजें खरीद कर ले जाता है, तो घर में हर एक के लिए कुछ होता है। किस बच्चे हैं उनके लिए पकौड़े ले जाता है, गांव में तो होटल नहीं है, तो पकौड़े बच्चे के लिए बढ़िया चीज होती है, पकौड़े ले जाता है। और कोई गुड़ लेके जाएगा, कोई सूखी मछली लेके जाएगा, अलग अलग तरीके होते हैं, कोई ताजा सब्जी ले जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके घर में सब लोग खुश होते हैं। उसको मैं प्रो इनकम्बेंसी बोलता हूं, उसको मैं प्रो इनकम्बेंसी बोलता हूं। तो उन्होंने पूछा कि फिर एंटी इनकम्बेंसी क्या है? मैंने बोला हम बैठे हैं साउथ बॉम्बे में, यहां 3-4 मॉल है, वहां जाओ और मॉल के दरवाजे पर, गेट पर खड़े हो जाओ। अंदर कौन जा रहा मत देखो, बाहर आने वाला है उसको रोको, उसको टोको, उसको पूछो क्या खरीद लिया भाई। आपको 80% ऐसे लोग मिलेंगे कि कुछ नहीं खरीदा। तो क्यों आए थे? नहीं, कोई खरीदने जैसी नई आइटम चीज नहीं है, ये जवाब मिलेगा। तो यही चीज नहीं है का मतलब क्या है? आपको जो चीज चाहिए नहीं थी तो बाजार में आए क्यों? मेरे जेब में बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ खरीदना है, इसलिए कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए। अगर वो नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी। मेरे जेब का पैसा खर्चा करना है और उसके लिए कोई नई चीज नहीं आई। तो आपके घर में कार है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, 2-3 साल पुराने हो गए होंगे, लेकिन चलते अच्छे अच्छे चल रहे। लेकिन कुछ नया होना चाहिए यार, कुछ तो नया होना चाहिए, इसलिए आप मॉल गए थे। और इस आपको जो वॉशिंग मशीन हो या फ्रीज हो, उसका नया कोई अपडेट नहीं आया, नई चीज, नया मॉडल नहीं आया, तो आप कहते हैं एंटी, थक गए यार इससे। यानी आपको वॉशिंग मशीन फ्रीज से जो काम हो रहा है उससे मतलब नहीं है।
आपको उसकी बाहरी सजावट वगैरह वगैरह जो होता है लोगों को दिखाने के लिए, को लेटेस्ट मॉडल है मैंने खरीदा, वो कैसी मेहमानों को पड़ोसियों को दिखाना है, इसलिए आपको खरीदना, वो आपकी जरूरत है नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी कहां से आती है? उसकी जन्मदाती होती है बीगर जरूरत। आपकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी उसको आप जरूरत मानते, उब गए भाई इससे। ऐसे लोगों को 8 दिन 15 दिन 20 दिन भूखा रखो, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी कहां भाग गई आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि आपको वो जो गांव वाला मैं बोल रहा हूं, उसको हर दिन मेहनत करके अपने चूल्हा जलाना पड़ता है। उसका चूल्हा अगर आराम से जलता है तो वो खुश होता है। खुशी क्या होती है वो भी समझना जरूरी है। परसों मैं 19 तारीख को दिल्ली से मुंबई आ गया, तो थोड़ा टेंशन था, वो एआई वगैरह चल रहा था। तो बेटी बोली कि बाबा 1 घंटा जल्दी निकलो, ट्रैफिक में फंस जाओगे। तो 1 घंटा जल्दी निकला, तो मैं हमारे जो जहां से आना था उस गेट पर 2 घंटे वेटिंग करता रहा, मन में गाली देता रहा। क्यों? रास्ते में तकलीफ नहीं थी, फिर भी मैं डिस्टर्ब था। तकलीफ होती तो भी डिस्टर्ब होगा, और जल्दी पहुंच गया फिर भी। तो मैं प्लेन के लिए अगर लेट होता हूं तो मुझे चिंता होती है कि प्लेन छूट जाएगा, और मैं वहां पहुंचा, थोड़ा लेट हो गया हूं, अभी 15 मिनट बचे, निकल ही जाएगा, सिक्योरिटी कब क्लियर होगी, और मैं पहुंच जाता हूं और पता चलता है कि प्लेन 2 घंटे लेट है, तो मैं खुश हो जाता हूं। लेट होने से खुश हो जाता हूं, और समय पहुंच जाऊंगा और लेट हो गया तो भी ना, तो मुझे नाखुश रहना है, ये मेरी जरूरत बन जाती है। और जो नाखुश रहना चाहते उनकी बात होती है, उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, क्योंकि वो खुश रहना ही नहीं चाहते। ये फर्क होता है, फर्क वो होता है। मुझे क्या मिला उससे मुझे खुशी नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ तो बचा है यार, रोना तो है। रोने की चीजें दुख के जगह ढूंढते रहते लोग, ऐसे लोग ये चिल्लम चिल्ली करते, ऐसे मैं मानता हूं। बिल्कुल बाबू। और अगर इतिहास में चलें तो अयोध्या में बाबरी ढांचा, उसका ध्वंस हुआ, स्वर्गीय कल्याण सिंह की सरकार गई, लेकिन अगले चुनाव में हमने क्या किया? मैं सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के इस उदाहरण को मैं इसलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि 25 करोड़ आबादी वाला सैंपल है ये। भाई पूरे भारत का अगर सबसे बड़ा सैंपल साइज अगर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का कोई भी उदाहरण दिया जाए, हम ये कर चुके हैं। हमने इससे पहले वाजपेयी जी को सत्ता रिपीट नहीं करने दी, हम वो कर दे चुके हैं। आज जिसका हम रोना रोते हैं कि अरे 2014 से तक क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने, अगर नहीं बदली होती तो कांग्रेस ये करती, कांग्रेस वो करती, हम ये कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ एक चीज और देख रहा हूं मैं, एक तरफ जहां ये ऊबन असंतोष इसकी भावना को प्रबल किया जा रहा है, जानबूझ के थोड़ा सा लाउड बोला जा रहा है, वहीं पर साथ में ये भी भाव चल रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं सारे मंचों के माध्यम से या उसी सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि जैसे ही एआई समिट में कांग्रेसियों ने नंगापन किया और फिर उनका ट्रीटमेंट हमारे जैन जी ने किया, तो वही सारा कुछ भाव जो है वहां भी जा रहा है। तो ये क्या ऊबन वालों का विरोध असंतोष वालों का एक द्वंद है? और क्या आपको लगता है जो द्वंद यूजीसी से मैं सीधे नाम ले रहा हूं और शुरू कर रहा हूं, जिस पर कि एक कोर्स करेक्शन संभावित है और आना ही आना है, आज नहीं तो कल आना है, गंभीरता से आना है, तो क्या एक ये द्वंद है और ये बहुत जल्दी उड़न फू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है, या ये कोई एक परमानेंट डेंट की तरफ बढ़ रहा है मामला? नहीं, ये ऊबन की बात जो आप कर रहे हो ना, वो यहाँ है, वैसे ही सामने भी है ना, सामने भी है। मुझे एक बात बताइए कि मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार को हराया नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार दोबारा चुनकर आई, दूसरी बार सरकार बनी 2009 में। 2010, 11, 12 इस दरमियान जो आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी नहीं थी, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं थे, मोदी का नाम का सवाल ही नहीं आता। बीजेपी थी? नहीं थी। सीपीएम थी? नहीं थी। बाबा रामदेव
अन्ना हजारे, केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो आंदोलन कर रहे थे। और उसमें शामिल कौन कौन था देखा, कि जिनका सोनिया गांधी ने नेशनल काउंसिल ऑफ एडवाइजरी किया था, आपको वो याद है ना, चेयरपर्सन जिसमें थी सारे उसकी। एनजीओ थे, जिसकी हाँ, अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। उन्हीं एनजीओ ने उनको उबन हो चुकी थी कि साला झगड़ा नहीं हो रहा है, अपोजिशन ठंडी पड़ी है, ये सरकार जो चाहिए वो कर रही है, लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में लड़ना तो चाहिए। चलिए, अपोजिशन चुप बैठी है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, तो झगड़ा देखे तो देखो, आपको याद होगा, जो हम साम्राज्य की बात, फिर रोमन हो या मुगल हो या और कोई भी देखते, तो उसमें कुश्तियां लगाई जाती थी एक दूसरे को पूरा मारने के लिए। मारने। कभी मुर्गों की लगती थी, कभी शेरों की लगती थी, कभी इंसानों की लगती थी। ये जो क्लास होता है ना, वो कभी खुश नहीं होता, वो सबसे बड़ा राक्षसी क्लास होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती जो हमारी जिंदगी में। हमको नौकरी करनी पड़ती है, घर चलाना, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है, उसके लिए हर समय हर महीने का इनकम होना जरूरी तो होता है, उनके लिए वो जरूरी नहीं होता। ऐसे लोगों की ये समस्या है, ये एकेडमिक समस्या है, ये फिजिकल समस्या नहीं है। अगर देश में हजारों हजारों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे, तो क्या मशीनें चला रही है? लाखों लाखों तादाद में वहां लोग काम कर रहे हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? तो बेरोजगारी इतनी है, ये समस्या कहां से आए? यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में आई है, फिजिकल तो है नहीं। इस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर बिहार में बोल रहे थे, उस पर मीडिया टूट पड़ा था। तो बिहार के नतीजे उल्टे क्यों आए? क्योंकि वो प्रॉब्लम ही नहीं थे जिस पर मीडिया जोर शोर से चर्चा कर रहा था। हम भी कर रहे थे, क्योंकि हम भी वहां गधों की लाइन में जाने के लिए बड़े उत्सुक होते। हम क्यों घोड़े बने बैठे? जो सवाल है ही नहीं उस पर चर्चा करो। मुझे बताइए कि आज अपने किसी प्रोग्राम में कहा, मैंने सुना था कि आज बिहार में यूपी से भी अच्छे रास्ते बन चुके हैं। जी बिल्कुल। और उसी बिहार में आईआईटी से पास हुआ एक ध्येयवादी इंजीनियर था, उसकी हाईवे बनाते हुए मर्डर हो गई थी, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, धनुगाई के चक्कर में उसका मर्डर हुआ था। हाँ, तो बात वो है ना, तो रास्ते अच्छे बन गए हैं, तो बिहार के बुद्धिजीवी, मीडिया वाले, पत्रकार सब इतने नाराज क्यों है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? साला प्रॉब्लम होना चाहिए। ये चिकित्सा किसकी करेंगे? अगर प्रॉब्लम खत्म हो गए तो चिकित्सा किसकी करेंगे? इसलिए प्रॉब्लम चाहिए। इसलिए मोदी की बात छोड़ो, 2014 छोड़ो, थोड़ा 2-3 साल पीछे जाओ, 2011 2012 देखो, 2013 देखो, तो वो सरकार उनके ही लोगों ने उबन आकर गिरा दी, क्योंकि उनको तो कुछ होना, नया होना चाहिए। तो उनके सामने मोदी लाकर पेश किया गया, उनको लगा था। तो आपको याद होगा बरखा दत्त वगैरह राजदीप बीजेपी के प्रवक्ताओं को उकसाते थे, अरे क्यों नहीं मोदी का नाम डिक्लेयर कर दो ना, क्योंकि उनको गारंटी थी, हमने मोदी को इतना बदनाम कर रखा है कि अगर बीजेपी मोदी को पेश करेगी तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनको पता तक नहीं था कि गुजरात के बाहर मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई थी। इसका जिनको पता नहीं था वो एनालिस्ट थे, वो बुद्धिजीवी थे, वो पत्रकार संपादक थे, उनको पता तक नहीं था कि मोदी गुजरात के बाहर कितना पॉपुलर हो चुका है। और वो खबरें देते हैं, वो खबरें सुनकर हम वो रॉ मटेरियल समझ कर लेते हैं, जो मिट्टी है हम आटा बनवाकर उसका क्या बोलते हैं, रोटी बनाना चाहते, वो आटा नहीं है, वो मिट्टी है। तो ये सब बातें उबन वगैरह, ये लोग 1% में 1% में 1% है, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता।
2013 जनवरी से अप्रैल तक मैं एक मराठी पेपर में सीरियल लिखता था कि मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, मोदी बीजेपी को बहुमत लाकर दे सकता है। ये मोदी को कैंडिडेट बनाने से पहले 6 महीने मैंने लिखा था, और जब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया तो एक पब्लिशर मेरे पास आ गया कि भाऊ उस सीरियल का किताब बना देते, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। अब वो भविष्यवाणी सच निकली, तो मैं कहां जाता नहीं ना, तो मैं तो घर में बैठा रहता हूं। जो खबरें आती है उसका पार नंगा कर देता हूं, उसके शरीर पर लंगोटी नहीं होगी। जो खबर मैं देखता हूं मैं उस खबर को पूरा नंगा कर देता हूं। उस पर साड़ी नहीं रहेगी, लंगोटी नहीं रहेगी, पतलून नहीं रहेगी। तू पुरुष है, स्त्री है, हिजड़ा है, मुझे दिखना है। तू पेश करेगा ये खबर है, देखो ये मर्द है, मैं उसको मर्द नहीं मानता। मैं उस खबर को नंगा करके उसका लिंग चेक करता हूं। तो इसलिए अगर 2014 में नहीं, एक्चुअली 13 में मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच निकली थी। तो ये लोग जो होते हैं उनको रहने दो, खुश रहने दो। ये अंग्रेजी में बोलते ना फूल्स पैराडाइज। मूर्खों के नंदनवन में लोग बहुत खुश रहना चाहते, तो उनको रहने दो। हमारे मराठी में, जिनको मराठी के वाल्मीकि बोला जाता है, गदी माडगुळकर, उनका एक बहुत पुराना मराठी गीत है, उंबरातेले कीड़े मकोड़े उंबरी करीती लीला। उंबर नाम का जो फल होता है, मुझे अभी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, औदुंबर वगैरह होता है ना, तो उसका जो फल होता है, वो फल अगर आप पकने के बाद खोलो तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जिसके अंडे जब फ्लावरिंग होता है उस वक्त डाले जाते हैं। लेकिन वो जो अंदर होते हैं उनको लगता है कि बस उस फूल तक ही दुनिया सीमित है, विश्व सीमित है। तो ये लोग ऐसे होते हैं, उनको खुश रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, रहने दो वैसे। आम जनता बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने अगर बहुत बड़ा काम किया है 80 साल में, तो बहुत सारी लोक संख्या को ज्ञानी बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया, और बहुत सारी ज्ञानी जनता अज्ञानी रहेगी जनता, इसलिए वो समयानुसार बदल करती है, ना कि बुद्धिजीवियों के आधार पर बदल करती है। बिल्कुल भाव। और इसीलिए समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, आदमी, वो जानता है उसने 2014 में एक जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी, जिस पार्टी को दी, उसने उस 5 साल की जिम्मेदारी को पूरा होते हुए देखा। उसने 19 में वो जिम्मेदारी दी, उसने 24 में वो जिम्मेदारी दी, और वो जानता है कि उसके लिए कौन सही काम कर रहा है। इसलिए बुद्धि विलास करने वाले लोग आवाज मचा सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, लेकिन सच कहें तो वो दिग्भ्रमित लोग हैं, और ये समाज ही उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा, जैसा कि वो लगातार कर रहा है। बाबू, आपने हमें समय दिया, और इस समय जो द्वंद्व रस छाया हुआ है, उस द्वंद्व रस को आपने जितने एक अच्छे अंदाज में साफ करने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि भाऊ की ये बातें बहुत ज्यादा दूर तक जानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को यदि आपको लगे, उचित लगे कि आपको आगे बढ़ाना चाहिए, तो जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के कठिन और बड़े विषयों पर बेहद सहज चर्चा लेके जब भाऊ के साथ मैं प्रस्तुत हूं, तो सीधे आपको नोटिफिकेशन मिले। भाऊ, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और भाऊ तोरसेकर सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय।